ऑल डियर स्टूडेंट, आज मैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जेट स्ट्रीम पढ़ाने जा रहा हूँ। देखेंगे आप लोग कि जेट स्ट्रीम क्या होता है। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूरब चलने वाली तीव्र पवनें हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये जो परत है वो क्षोभ मंडल का है। ये क्षोभ मंडल का परत है और इसके ऊपर समताप मंडल है। मान के चलिए समताप मंडल है। तो यहाँ क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक क्षोभ सीमा पाई जाती है और इसी क्षोभ सीमा के पास हमारा ये जो जेट स्ट्रीम है वो चलती है, बहुत तीव्र गति से चलती है। जेट स्ट्रीम्स आर फास्ट फॉलोइंग नैरो एयर करेंट्स फाउंड इन अपर एयर एटमॉस्फेयर और इन ट्रोपोस्फेयर ऑफ द अर्थ। इसका पता द्वितीय विश्व युद्ध के समय चला, जब अमेरिका के द्वारा जापान पर जब बम गिराया जा रहा था। उस समय ये जेट स्ट्रीम का पता चला, क्योंकि जेट विमानों का जब इनके संपर्क में ये स्ट्रीम के संपर्क में आए तो अब जब ये पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे थे तो इनकी गति तेज हो गई थी और जब पूरब से पश्चिम आ रहे थे तो इनको काफ़ी दिक्कत होती थी जेट विमानों को पहुंचने में। उसी समय ये जेट स्ट्रीम का पता चला। यह 20 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य चलती है। इनका वेग ग्रीष्म काल में न्यूनतम तथा शीत ऋतु में अधिकतम होता है। जेट स्ट्रीम निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। पहला, परिध्रुवीय अथवा ध्रुवीय वाताग्र जेट प्रवाह, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सरकम पोलर और पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम सामान्यतः 3 से 6 किलोमीटर ऊंचाई पर चलती हैं। इनकी उत्पत्ति ठंडी एवं गर्म वायु राशियों के मिलन स्थल पर होता है। यह पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। यह अत्यधिक अनियमित होती है, विशेषतः उत्तरी गोलार्ध में। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम सर्वाधिक शक्तिशाली शीत ऋतु में होती है और इसका प्रभाव एशिया, मध्य पूर्व तथा उत्तर अमेरिका में इनका प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। दूसरा जो प्रकार है जेट स्ट्रीम का वो है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट प्रवाह। यह सामान्यतः 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। इनकी उत्पत्ति हेडली और फेरल सेल के मध्य होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे आप कि हेडली और फेरल क्या होता है। देखेंगे आप इसमें कि ये जो है मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये 0 डिग्री मतलब कि विषुवत रेखा है ये। तो आपको पता होगा कि विषुवत रेखा पर सूर्य जो है सो हमेशा लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ जो हवाएं हैं 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में ये हवाएं ऊपर चलती हैं, क्योंकि तापमान ज़्यादा रहता है, जिसके कारण ये हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, संवहन होता है इनका और ये फिर पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये हवाएं क्या होती हैं, मूव कर जाती हैं और ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश की 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच ये हवाएं उतर जाती हैं। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि ये लो प्रेशर बेल्ट है
और ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है और फिर हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है। इन हवाओं को हम व्यापारिक हवाएं भी बोलते हैं, ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से क्या हो जाता है, एक कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसी को और इस कोशिका का सबसे पहले खोज हेडली महोदय ने किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको हेडली कोशिका कहा जाता है। हेडली कोशिका कहा जाता है। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ से 60 से 65 डिग्री अक्षांश में फिर हवाएं क्या आती हैं, ये ऊपर उठती हैं गर्म होकर, और ये हवाएं फिर मूव करके, कुछ हवाएं इधर मूव कर जाती हैं और कुछ हवाएं ध्रुव की ओर मूव कर जाती हैं। तो यहाँ पर जो एक कोशिका बना, और फिर ये हाई प्रेशर बेल्ट है और ये लो प्रेशर बेल्ट है, जिसके कारण हवाएं फिर इधर मूव करती है। ये पछुआ पवन कहलाएंगी। ये फेरल कोशिका कहा जाता है, इसको फेरल कोशिका। और ये कोशिका का निर्माण हुआ, इसको ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। और इसी तरह का दक्षिण गोलार्ध में भी यही सेल बनेंगे इधर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेडली सेल और फेरल सेल क्या होता है और ध्रुवीय सेल क्या होता है। तो हेडली और फेरल सेल के मध्य होती है और इस भाग में क्षोभ सीमा की ऊंचाई में अचानक परिवर्तन होता है और यह जेट धारा भी पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। और इसका औसत वेग लगभग 345 से 385 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। समझ सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं यहाँ पे चलती हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। यह 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है। यह केवल ग्रीष्म काल में ही निर्मित होती है, वह भी केवल उत्तरी गोलार्ध में। इनका औसत वेग 180 किलोमीटर प्रति आवर होता है और इस जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारतीय मानसून के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। और नेक्स्ट चौथा जो है वो है स्ट्रेटोस्फीयर सब पोलर जेट स्ट्रीम। इनका निर्माण समतापमंडल में शीत ध्रुव के ऊपर होता है। यहाँ पर तीव्र दाब प्रवणता पाई जाती है। इनका अधिक विकास उस समय होता है जब प्रबल पछुआ जेट प्रवाह का संचरण होता है, परंतु ग्रीष्म काल में इसका वेग कम हो जाता है और इसकी दिशा पूर्व की ओर हो जाती है। पांचवा जो प्रकार है जेट स्ट्रीम का वो है स्थानीय अथवा क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम, लोकल और रीजनल जेट स्ट्रीम। इस प्रकार के जेट स्ट्रीम का निर्माण मध्य तथा ऊपरी क्षोभ मंडल में स्थानीय रूप में तापीय एवं गतिकीय परिवर्तनों के कारण होता है। इनकी तेज हवाएं केवल स्थानीय स्तर पर ही प्रभावशाली होते हैं। ये आर्कटिक वृत्त से भूमध्य रेखा तक कहीं बन सकती है और धरातलीय मौसम में परिवर्तन ला सकती है। तो इस प्रकार देखें आप लोग कि जेट स्ट्रीम कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 5 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे कि रोसबी तरंगे क्या होती हैं। जेट स्ट्रीम की स्थिति तथा विस्तार में प्रायः परिवर्तन होता रहता है, जिसके अंतर्गत जेट स्ट्रीम का प्रारूप लगभग सीधे पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाह से लेकर विसर्पित तक हो जाती है। लहरनुमा जेट स्ट्रीम को रोसबी तरंग कहते हैं, क्योंकि जेट प्रवाह के विसर्पी मार्ग की खोज सीजे रोसबी ने 1937 में की थी। अब देखेंगे आप लोग कि रोसबी क्या होता है। रोसबी तरंग जेट स्ट्रीम की जो तरंगे होती हैं उसी को रोसबी तरंगे कहते हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और
ये क्षोभ ऊपर में क्षोभ सीमा में देखेंगे आप लोग कि ये तरंगे इस प्रकार चलती हैं, जिग जैग वे में चलती हैं इस तरह, ये देखिए इस तरह से। तो यही जो जिग जैग पथ है यही रॉस्बी वेव कहलाती है। यही क्या कहलाती है? रॉस्बी वेव, इसी को बोला जाता है। इस तरंग का खोज सबसे पहले रॉस्बी महोदय ने किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर ये तरंग का नाम रॉस्बी वेव्स हो जाता है। रॉस्बी तरंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। सीधे प्रवाह मार्ग से लहरनुमा प्रवाह मार्ग के बनने की अवधि को सूचकांक चक्र कहते हैं और ये 4 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। देखेंगे आप, पहला अवस्था क्या है? इस अवस्था में जेट स्ट्रीम की स्थिति ध्रुवों के पास होती है, जैसा कि आप चित्र में देखेंगे कि ध्रुव के पास ऐसा मूवमेंट हो रहा है, इस तरह का गति हो रही है। तो जेट स्ट्रीम का संचार लगभग सीधे मार्ग में होता है, क्योंकि अभी तक रॉस्बी वेव्स का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए ये तरंगे सीधी रूप में चलती है, सीधी इस तरह से सीधी चलेंगी। धरातल पर ठंडी वायु राशि एवं गर्म पछुआ पवन के अभिसरण के कारण चक्रवातीय दशा का आविर्भाव होता है। ये प्रथम अवस्था है आपका जेट स्ट्रीम निर्माण का, ये प्रथम अवस्था हो गया। दूसरा अवस्था यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि इस अवस्था में रॉस्बी तरंगे का विकास शुरू हो जाता है और जेट प्रवाह भूमध्य रेखा की ओर स्थानांतरित होता है। तरंगों का आयाम में वृद्धि होने लगता है, जिस कारण से ध्रुवीय भूमध्य रेखा की ओर तथा उष्णकटिबंधीय वायु ध्रुवों की ओर अग्रसर हो जाती है। ये देखिए, अब यहाँ से ये तरंगे जिगजैग होना शुरू हो जाती है। ये द्वितीय अवस्था कहलाएंगी। और तृतीय अवस्था में क्या होता है देखेंगे कि इस अवस्था में जेट प्रवाह पूर्ण रूप से तरंगित हो जाती है और जेट की तरंगों का आयाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे उष्णकटिबंधीय वायु राशियों का ध्रुवों की ओर तथा ध्रुवीय वायु राशियों का भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन और भी अधिक हो जाता है। जेट प्रवाह भूमध्य रेखा के काफ़ी निकट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रवाह है वो कहाँ तक भी आ जाती है, भूमध्य रेखा के समीप भी आ जाती है। तो ये जिग जैग पूरा हो जाता है यहाँ पे तृतीय अवस्था में, मतलब कि रॉस्बी वेव जो है वो काफ़ी अधिक हो जाता है यहाँ पे। और देखेंगे चतुर्थ अवस्था में कि जेट प्रवाह में अत्यधिक देशांतरीय प्रवाह हो जाता है और तरंगों का आयाम इतना अधिक हो जाता है कि तरंगों में विच्छेद हो जाता है। मतलब तरंगे विच्छेद हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, जिसके कारण वे मूल धारा से अलग होकर चक्राकार मार्ग में प्रवाहित होने लगती है। जेट स्ट्रीम के दक्षिण भाग में चक्रवात कोशिका तथा उत्तरी भाग में प्रति चक्रवात जेट स्ट्रीम का प्रवाह को बाधित करते हैं। ये चतुर्थ अवस्था है। देखेंगे कि ये मूल से हट जाती है और ऊपर और नीचे दोनों जगह ये एक चक्रवात और एक प्रति चक्रवात के रूप में मूवमेंट करने लगती है। जेट स्ट्रीम का महत्व देखेंगे कि क्या इसका महत्व है। तो पहला महत्व होगा कि यह मध्य अक्षांशों में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के ऊपर जब जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो यह चक्रवात तूफानी हो जाता है, मतलब काफ़ी तीव्र तूफान आ जाता है। दूसरा ये महत्वपूर्ण है कि स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव होता रहता है इन्हीं कारणों से। इन्हीं जेट स्ट्रीम के कारण स्थानीय मौसम में क्या होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। नेक्स्ट है ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण एवं अपसरण होने से उच्च तलीय चक्रवात और प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। ये देखें आप बताएं हम। तीसरा, वायु के लंबवत संचार से वायु में मौजूद प्रदूषक ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर कहाँ चले जाते हैं, ओजोन लेयर तक को नष्ट करते हैं।
ये अगर लंबवत संचार हो गया तो ये वायु में मौजूद जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन लेयर जो है उसको नष्ट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इंडियन मॉनसून को ये जेट स्ट्रीम बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। धन्यवाद।